हम लोगों ने 25 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग आगे से 25 के नेक्स्ट यानी 26वें सवाल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो है ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर गेज जो होता है वो क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो टेप चेंजर होता है उस गेज के माध्यम से हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो तापमान है, ठीक है, ऑयल के जस्ट सामने ही लगा रहता है, टैंक के सामने ही, उससे हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है ट्रांसफार्मर में लैमिनेटेड आयरन कोर की मोटाई कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर में हमें पता है कि जो कोर होती है वो लैमिनेशंस में बनाई जाती है ताकि उसमें कोर लॉस कम से कम हो, ठीक है। तो उसमें जो आयरन की लैमिनेटेड होती है, ठीक है, ये लैमिनेशन इसलिए बनाई जाती है ताकि उसमें एडी करंट लॉस मतलब कम हो, क्योंकि देखो एग्जैक्टली तो उसको खत्म नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ होगा ही होगा लॉसेस, उसको कम से कम रखने का कोशिश करते हैं। तो उसमें जो कोर की मोटाई होती है वो होती है 0.35 से 0.5 mm में, ठीक है। तो ये चीज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो सवाल है इसको आपको याद रखना है। तो अगर 0.35 आपका ऑप्शन में है तो आप उसको दे सकते हैं, अगर ऑप्शन में नहीं है और 0.5 है तो आप इसी पे टिक लगाओगे, लेकिन याद रखना है 0.35 से 0.5 mm तक ही होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस का होता है। तो ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट होता है उसका होता है 160 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं आपको 140 भी मिलेंगे, तो 160 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ट्रांसफार्मर कोर में हमिंग ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है। हमिंग यानी वाइब्रेशन होती है, हम करके एक आवाज आती है, तो वो ध्वनि उत्पन्न होने का कारण होता है कि लैमिनेशंस के जो कोर होते हैं, ठीक है, उसको सही से फिटिंग नहीं किया गया है, या फिर उसमें जो फिटिंग यानी कसाव लाया जाता है वो थोड़ा लूज हो गया है, इस वजह से उसमें हमिंग की आवाज आती है, यानी वाइब्रेट करती है। तो उस चीज को चेक करना है और उसके बाद क्या करना है, उसको मेंटेनेंस करना है ताकि जो हमिंग ध्वनि है उसको खत्म हो जाए। तो हमिंग ध्वनि होती है लैमिनेटेड जो कोर होती है उसके अपरिपूर्ण कसाव होने के कारण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के किस भाग में अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होती है उसके कोर में मैक्सिमम ऊष्मा जो होती है यानी हीट जो होती है वो जनरेट होती है, क्योंकि कोर के ऊपर ही वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो वाइंडिंग जैसे जैसे हीट करने लगता है तो कोर भी, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोर भी हीट होने लगता है। तो सबसे अधिक कोर ही होता है, क्योंकि वाइंडिंग तो धीरे धीरे ठंड होती है, कोर भी होता है, लेकिन दोनों में क्या होता है कि कोर जो है वो अधिक, क्योंकि कोर जो होती है कोर के ऊपर वाइंडिंग है तो अंदर की ओर कोर जो होता है वो अधिक हीट होने लगता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है दिन में सिलिका जल का रंग होता है। तो सिलिका जल अभी बताया कि शुष्क सिलिका जल का जो कलर होता है वो नीला होता है, ठीक है। और जब क्योंकि ये ब्रीदर में इसका इस्तेमाल किया जाता है नमी सोखने के लिए, जैसे जैसे नमी सोखते सोखते जाती है एक टाइम आता है कि उसकी सोखने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, लिमिटेशन खत्म हो जाती है, तब वो पिंक कलर का होता है, तब उसके बाद उसको बदल दिया जाता है। अगला सवाल है धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक धारा के मानक मान क्या है। तो धारा यानी करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी करंट है उसका मानक मान जो होता है वो कितना होता है, वो 5 एम्पियर होता है, क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर जो होता है अधिक रेंज के यानी लगभग 100 से 200 एम्पियर धारा को क्या करते हैं, उसको कम करके 5 एम्पियर में कम करके उसमें क्या करते हैं करंट के मान को मेजर किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही दिया है, 5 एम्पियर नहीं, रॉन्ग आंसर दिया है इन्होंने, 10 एम्पियर दिया है, 5 एम्पियर इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है। तो फाइल जो होती है जिसमें फाइलिंग किया जाता है, कोई भी जॉब है उसके सरफेस को स्मूथ किया जाता है, ठीक है। तो फाइल जो होती है कई प्रकार की होती है, राउंड होती है, हाफ राउंड होती है, लेकिन वर्गाकार फाइल जो होती है वो नहीं होता है, आयताकार फाइल होता है। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है वर्गाकार फाइल, ये फाइल का प्रकार नहीं है, वो है आयताकार फाइल, ठीक है। गलत आंसर दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है पावर ट्रांसफार्मर कोर की रचना के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है।
तो पावर ट्रांसफार्मर जो होती है उसकी कोर जो होती है तो वो सिलिकॉन स्टील के बनाई जाती है। तो सिलिकॉन स्टील बनाई इसलिए जाती है कि ताकि कम से कम कोर लॉस हो, इस वजह से पावर ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील की कोर को बनाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते, अगला सवाल है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का मानक रेटिंग क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में द्वितीयक का मानक रेटिंग होता है 110 वोल्ट। ये क्या होता है कि अधिक रेंज के वोल्टेज यानी 11,000 वोल्ट से 22,000 वोल्ट तक को ये क्या करता है, मेजर करता है। किस प्रकार करता है कि इसके प्राइमरी में जो होता है कम जो होती है वो गेज की अधिक टर्न्स होती है, ठीक है, अधिक टर्न्स होती है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में कम टर्न होते हैं, और उसी में एक वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाता है। ये क्या करता है कि इसको हम कह सकते हैं कि स्टेप अप करंट, या इसके द्वारा वोल्टेज को डाउन किया जाता है 11,000 से 22,000 वोल्ट को, और सेकेंडरी में क्या किया जाता है 110 वोल्ट में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो द्वितीय का मानक रेटिंग हो जाता है 110 वोल्ट। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है यदि 100 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? सीरीज कनेक्शन है, 5 रेजिस्टेंस का मान है, रजिस्टर का मान है 100 ओम। तो लगातार 100 ओम का 5 सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सीधे हम इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 500 ओम। सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते, अगला सवाल है लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? तो लाल रंग का जो बॉर्डर होता है, ठीक है, एक संकेत चिन्ह होता है, 4 प्रकार के आप लोग पढ़ चुके हैं। तो लाल रंग का बॉर्डर होता है और उस पर क्रॉस की भी पट्टी लगी होती है, ये होती है निषेधात्मक चिन्ह होती है, सुरक्षा चिन्ह। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है वह अधिकतम लोड क्या है जिस पर कोई ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर लोड को सुरक्षित आपूर्ति कर सकता है? तो ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर यानी कि डेल्टा में 3 वाइंडिंग होगी, अगर एक इन केस अगर जल गया या ओपन हो गई, दोनों में से कोई एक हो गया, तो वो कितना आपूर्ति करेगा मैक्सिमम लोड का? तो वो करता है उसका जितना भी निर्गत रेटिंग वोल्टेज होता है उसका 58%। तो इसका राइट आंसर हो गया 0.58। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है वह पदार्थ है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है। तो एक पदार्थ है मैंगनीन जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो 0 होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट की जैसे जैसे तापमान को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस का मान या तो घटता है या तो बढ़ता है। तो अगर घटेगा तो वो हो जाएगा एनटीसी, अगर बढ़ेगा तो होता है पीटीसी। लेकिन अगर वो 0 है, रेजिस्टेंस का मान ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी वो 0 है, तापमान पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तापमान अगर बढ़ेगा घटेगा कोई मतलब नहीं, दैट मीन्स वो ताप गुणांक 0 है, वो होता है मैंगनीन में। तो चांदी जो है इसका राइट आंसर नहीं है, मैंगनीन होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते, अगला सवाल है व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने प्रतिरोधक लगाए जाते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है, इन्होंने 3 दिया है, 3 बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि इसमें क्या होता है 4 जो प्रतिरोधक होते हैं 3 नोन होते हैं, एक अननोन होता है। इसमें बेसिकली अननोन रेजिस्टेंस के मान को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो होते हैं इसका उपयोग किया जाता है। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है, उसको वेरी करके रेशियो आर्म रेशियो से जितना भी मान होता है उसको निकाला जाता है। तो इसमें टोटल 4 प्रतिरोधक उपयोग किए जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते, अगला सवाल है विद्युत झटके के बाद कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? तो विद्युत झटका अगर किसी को लगा है, कोई पीड़ित को, और उनकी श्वास जो है प्रॉपर नहीं चल रही, तो उनके साथ क्या किया जाता है कि कृत्रिम श्वास दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि रोगी को छाती के बल पे लिटाया गया है। तो ये किस प्रकार का विधि है जिस विधि को कृत्रिम श्वास दिया जा रहा है? तो ये होती है शैफर विधि। शैफर विधि में छाती के बल पे लिटाया जाता है, क्योंकि शैफर विधि में पीठ पर क्या होता है, छाले लगे होते हैं पीड़ित को, उस अवस्था में उसको छाती के पीठ के बल पे नहीं लिटा सकते हैं, पीठ पर लगी होती है, इसीलिए उसको छाती के बल लगाया जाता है। अगर छाती पर इनकेस अगर छाती पर छाले पड़े हो तो उसमें उन्हें पीठ के बल लिटाया जाता है, और वो होती है सिल्वेस्टर विधि। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही दिया है, शैफर विधि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल है विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है।
विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो ओम होती है, इसकी यूनिट ओम होती है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो विद्युत के संपर्क में अगर कोई लाइव वायर है, उसमें कोई व्यक्ति टच कर जाता है, उसको शॉक लगती है, तो सबसे पहले मेन स्विच जो होती है उसको ऑफ कर देना चाहिए, ताकि उसमें सप्लाई जो चल रही होती है वायर में, विद्युत संपर्क में अगर व्यक्ति आता है तो क्या होगा कि जब सप्लाई कट जाएगी तो वो छूट जाएगा। इसके अलावा, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई सूखी लकड़ी है तो आप उससे भी उसको अलग करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उसको पकड़ना नहीं है, उसे छूना नहीं है। और लकड़ी भी ऐसा चयन करेंगे जो बिल्कुल सूखी हो, ना कि गीली हो, वरना आपको भी शॉक लग सकती है। तो सबसे पहला जो काम होता है वो मेन स्विच को ऑफ ही कर देना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेन स्विच कहाँ है कहाँ नहीं हमें पता नहीं होता है, लेकिन इसकी वर्कशॉप में अगर कोई काम कर रहा है तो इसकी जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय पथ होते हैं? तो शेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी कोर जो होती है ई और आई से मिलकर, उसकी स्टैंपिंग से मिलकर बना होता है, और इसके बीच वाले जो भुजा होती है उसमें पहले प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है, फिर सेकेंडरी उसी के ऊपर। तो इस तरह से उसमें क्या होता है, दो चुंबकीय पथ बन जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इस तरह से शेल प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें दो चुंबकीय पथ होते हैं, लेकिन कोर में क्या होता है, सिर्फ एक होता है, और बैरी प्रकार में बहुत सारे चुंबकीय पथ होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्टार समायोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज ईएल किसके बराबर होता है? स्टार कनेक्शन सिस्टम है, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता है, लाइन करंट के फेज करंट के बराबर। और जो लाइन वोल्टेज होती है फेज वोल्टेज के √3 गुनी के बराबर होता है। तो ये जो सवाल है का आंसर जो है वो गलत दे दिया है। ये जो EL बराबर EP यानी फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है डेल्टा कनेक्शन में, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में ये चीज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EL इज इक्वल टू √3 × EP, ठीक है। अगला सवाल है, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए कोर इस्तेमाल होता है? तो सेल प्रकार का होता है E और I प्रकार की कोर को मिला के, और उसके बीच वाले भुजा में जो होती है उसमें वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। और इसमें दो चुंबकीय मार्ग बन जाते हैं, दो पथ बन जाते हैं। अगला सवाल है, साधारणतः ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है? तो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो सभी मशीन से अधिक होती है, लगभग 98% तक होती है, ठीक है। 90 से 98, 95 से 98% तक होती है, और ये सबसे अधिक होती है सारे मशीनों की अपेक्षा, क्योंकि सारे मशीन जो होते हैं, जैसे जनरेटर ले लीजिए, मोटर ले लीजिए, इंडक्शन मोटर, जितने भी मोटर्स है वो क्या होता है, उसमें मूवेबल पार्ट होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टैटिक होता है, इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसकी मेंटेनेंस होती है वो कम से कम होती है, और इस तरह से इसकी एफिशिएंसी सभी मशीनों की अपेक्षा अधिक होती है और 98% तक होती है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही दिया है, 0.97, ठीक है। अगला सवाल है, सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से क्या होना चाहिए? तो देखो, सोल्डरिंग की प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या करते हैं कि जब वायर को आप जोड़ रहे हैं या फिर अन्य किसी मेटल को दूसरे मेटल से, तो उसमें सोल्डरिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी सही बनी रहे, क्योंकि जब जोड़ लगाते हैं तो हो सकता है वो खुल जाने का डर हो, या खुल सकता है, या सही से जोड़ जॉइंट कर रहे तो वो जॉइंट ना हो, इस वजह से सोल्डरिंग से उसको और मजबूती देते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि सोल्डर जो हम जोड़ते हैं सोल्डरिंग में, तो उसका जो गलनांक होता है वो जोड़ी जाने वाली जो धातु होती है उससे कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो जिसको जोड़ रहे हैं वही तो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको सिर्फ जोड़ना है, ठीक है। इसीलिए सोल्डर का जो गलनांक होता है जिसको हम जोड़ रहे हैं उसके गलनांक से हमेशा कम होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट है 50वां क्वेश्चन, सोल्डर निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। सोल्डर, तो सोल्डरिंग के लिए 3 आवश्यक चीजें होती है सोल्डरिंग के लिए, एक सोल्डर आयरन, एक फ्लक्स और एक सोल्डर, जिसे फिलर धातु भी कहते हैं, जो फिलर धातु जिसको मेल्ट करके सोल्डरिंग की क्रिया की जाती है। तो सोल्डर जो यूज करते हैं वो होती है टीन और लेड की मिश्र धातु। इसमें एक सवाल ये भी इम्पोर्टेंट आता है कि आप लोगों को बताया भी जा चुका है कि सोल्डर की जो मिश्र धातु यानी टीन और लेड, इन्हीं दोनों से मिलकर बनी होती है मिश्र धातु होती है।
इनका परसेंटेज कितना होता है। तो टीन जो होती है वो 63% होती है और लेड होती है 37%। तो ये भी आपको याद रखना है कि इन दोनों का अनुपात कितना है, 63 इंटू 37, सॉरी अनुपात 63:37। इन रेशियो में इसको मिलाया जाता है। तो ये होती है टीन और लेड। ये रहा टोटल हमारा आज का सोल्यूशन क्लास। 50 क्वेश्चंस का सोल्यूशन हो चुका है। अब आप लोग बताइए कि इसमें से किसी को कोई दिक्कत है। चलिए, किसी को कोई आवाज नहीं आ रही, मतलब नहीं है, या तो नहीं है या तो है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे नेक्स्ट टेस्ट का सोल्यूशन क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहें, ठीक है, और धन्यवाद।